starting with the second chapter, highly important one, residential status. Give the heading. Residential status. Residential status. Second chapter. Residential status. ठीक है. When it comes to residential status, there are many provisions in income tax which are different for residents, and same provision is having some different clauses for non-resident. अब अगर आप रेसिडेंट हो तो कुछ अलग प्रोविजन एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट तो अलग प्रोविजन एप्लीकेबल है. वेरी सिंपल एक्सरसाइज अगर आप देखो तो आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख रुपए का स्लैब है, लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट हो तो 2.5 लाख रुपए का स्लैब है. रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन तो 5 लाख रुपए तक जाओगे, नॉन रेसिडेंट सुपर हो तो 2.5 लाख रुपए पे आओगे. मतलब यहां से चेंजेस चालू होते हैं. आगे पूरे इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारी चीजें रेसिडेंट को एप्लीकेबल है, बहुत सारे बेनिफिट्स रेसिडेंट को मिलते हैं, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता. बिफोर स्टार्टिंग योर कैलकुलेशन, मतलब आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सारी चीजें स्टार्ट करने के पहले वंस शैल नो कि मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, मैं रेसिडेंट हूं या नॉन रेसिडेंट हूं. अब ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस जो है बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में एक ही चीज काम करती है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस. तो ध्यान दो, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. इनकम टैक्स में काम क्या करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस. Citizenship is not important in income tax. Try to understand this. It is quite possible that आप लोग और हम लोग जो इंडियन सिटीजन है, आप सिटीजन भी हो और रेसिडेंट भी हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप सिटीजन होके नॉन रेसिडेंट हो सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉन सिटीजन होके रेसिडेंट हो सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉन सिटीजन एंड नॉन रेसिडेंट हो सकते हो. एनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. ये सिटीजनशिप जो है, ये सिटीजनशिप अपने को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देती है और अपने यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट भी है. रेसिडेंशियल स्टेटस ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स एक्ट का है. इनकम टैक्स पेमेंट के लिए आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, ये चेक करने का आपको. सिटीजनशिप के राइट्स अलग है. आप वोटर्स, आप वोटिंग कर सकते हो, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, मतलब ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग बातें हैं. मतलब ये सारी सिटीजनशिप के हिसाब से चलती है. इनकम टैक्स सिटीजनशिप के हिसाब से नहीं चलता. इनकम टैक्स किसके हिसाब से चलता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से. तो इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में ही दिए हुए हैं. अपने यहाँ पे जो है सिटीजनशिप अपने को जनरली दो चीजों से मिलती है. एक तो सिटीजनशिप बाय बर्थ होती है, जैसे आप लोग और हम लोग, वी आर बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ. और नंबर 2 एक होती है सिटीजनशिप बाय कंप्लीटिंग सर्टेन प्रोविजंस लेट डाउन इन सिटीजनशिप एक्ट. मतलब आप पहले नॉन सिटीजन थे, बाद में आप इंडिया में आए और कुछ सर्टेन कंडीशंस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में जो दी हुई है वो आपने कंप्लीट कर ली और उसके बाद आप क्या बन गए? सिटीजन बन गए. जैसे सोनिया गांधी है, शी इज सिटीजन ऑफ इंडिया. इज शी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ? नो, शी इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय कंप्लीटिंग और बाय फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस लेट डाउन इन सिटीजनशिप एक्ट. ऐसी बात है. सोनिया गांधी के सिटीजनशिप के बारे में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट गया, मतलब पुरानी बात है, लेटे से आज से 10 साल के पहले की, जो एनडीए का गवर्नमेंट था, अटल बिहारी वाजपेयी वाज दी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. तो उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद जो इलेक्शंस हुए, तो वो इलेक्शन में बीजेपी जो है वो पावर में नहीं आए, मतलब मेजोरिटी में नहीं है. कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी में आई. और तब जो है सोनिया गांधी वाज सपोज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
सोनिया गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी, तभी ना कि शरद पवार वगैरह ये लोग स्प्लिट हो गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस वगैरह ये पार्टीज क्रिएट हो गई, बोले सोनिया गांधी ने नहीं बनना चाहिए एक्सेट्रा, लाइक उनके डिस्प्यूट्स एंड ऑल। एट दैट टाइम सोनिया गांधी वाज सपोज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कांग्रेस पार्टी पावर में आई और सब लोगों ने डिसाइड किया था, मतलब कांग्रेस और उनके जो अलाइज हैं उन लोगों ने डिसाइड किया था कि सोनिया गांधी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाद में वो बात हुई नहीं, और बाद में मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद सिटीजनशिप। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से, सोनिया गांधी along with let us say other MPs of Congress and along with other allies of Congress, जो भी यूपीए गवर्नमेंट में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, यूपीए 1 में मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो फर्स्ट टाइम मनमोहन सिंह होने के पहले सोनिया गांधी बनने वाली थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी और बाकी के जो एमपीज हैं वो तब प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के अब्दुल कलाम थे, यस। तो वो अब्दुल कलाम जी को, ठीक है, तो उनको जाके सब लोग मिले थे कि सोनिया गांधी को सपोर्ट है सब लोगों का, और आप सोनिया गांधी को इनवाइट करो टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और सारे एमपीज जो तब चुन के आए थे सबके सपोर्ट के लेटर्स वगैरह सब कुछ साइन करवा के सब लोगों ने वहां पे जाके प्रेसिडेंट को सबमिट किए थे और बोले थे कि सोनिया गांधी जी को आप प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बुलाओ करके। और अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने बोला भी था कि सोनिया जी आप प्राइम मिनिस्टरशिप की पोजीशन के लिए लेटर से हम आपको इनवाइट करते हैं, और आप लेटर से आपका लेटर से ओथ सेरेमनी होगा, और उसके बाद आप पार्लियामेंट में जाके आपका जो मेजोरिटी है वो आप प्रूव करोगे। दैट इज बेसिकली कैसे होता है, पहले शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके बाद पार्लियामेंट में जाके आपको आपका जो मेजोरिटी वो डिक्लेयर करना होता है, मतलब वो आपको प्रूव करवाना होता है। तो सोनिया गांधी को राष्ट्रपति जी ने तब प्राइम मिनिस्टरशिप की ओथ के लिए आमंत्रित भी किया था, और वो सबको डिसाइड हुआ था कि इस पर्टिकुलर तारीख को सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली इंडिया की, इट वाज डिसाइडेड सब कुछ, और प्रॉपर तैयारी भी चल रही थी। जैसे नरेंद्र मोदी का हुआ ना अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी, वैसे सोनिया गांधी के लिए भी पूरी तैयारी चल रही थी। लेकिन अचानक वो स्वेरिंग इन सेरेमनी होने के एक दिन पहले अचानक सोनिया गांधी ने डिसाइड कर लिया कि मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी, और फिर उसने डिक्लेयर कर दिया। फिर कांग्रेस के जो सारे एमपीज थे उनकी मीटिंग बुलवाई अर्जेंटली, और मीटिंग बुलवा के सोनिया गांधी ने ये सब लोगों को अनाउंस करवा दिया कि मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे कहती है, यस, अंतरात्मा मतलब दो आत्मा थी उसकी, बाहर की एक और एक अंतर की। तो जो अंतरात्मा है उसने बोला कि मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए मैंने। और फिर बहुत सारे लोगों ने प्रे किया, मतलब सारे लोग वहां पे कांग्रेस के जो एमपीज थे वो मैडम प्लीज, नहीं नहीं मैडम, मैडम, ठीक है, लाइक वाइज ठीक है। उसमें वो गोविंदा जो है ना अपना, गोविंदा भी तब एमपी बना था, गोविंदा, यस, गोविंदा भी कांग्रेस के टिकट पे मुंबई से एमपी था। तो गोविंदा तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था। आप तब की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखोगे यूट्यूब पे वगैरह अभी भी अवेलेबल है। तो गोविंदा क्या बोल रहा था, गोविंदा मतलब कांग्रेस के टिकट पे चुन के आया था, गोविंदा बोल रहा था सोनिया जी आप पूरे भारत की माँ है इतनी लंबी लंबी फेंक रहा था, ठीक है वो वैसे भी एक्टर है तो एक्टिंग उसको अच्छी जमती है, तो उसके हिसाब से वो लंबी लंबी फेंक रहा था बस, आप इसकी माँ है, उसकी माँ है, पूरे भारत की माँ है ठीक है यस, लाइकवाइज, हाँ, मैं जो बोला वो वर्ड मेरा कांस्टेंट है, ठीक है ठीक है। तो ऐसे बोल रहा था वो, मतलब ये हुआ सब कुछ, बहुत सारे लोगों ने उनको मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, ठीक है। और ऐसे केस में फिर फाइनली ये अपने मनमोहन सिंह जो है, ठीक है, इनको चांस मिला, ठीक है, 10 साल भारत की वाट लगाने का, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा शांत बैठो। 10 साल के लिए मनमोहन सिंह को चांस मिला, लेकिन ये क्या हुआ ऐसा कि मतलब सोनिया गांधी की अंतरात्मा की आवाज, मतलब जो 2 दिन पहले तक ठीक थी, तो वो अचानक कैसे ऐसी, मतलब उसके अंतरात्मा की आवाज ऐसे बोलने लगी कि तू भारत की प्राइम मिनिस्टर मत बन। मतलब वो जब सब लोग गए थे तब सोनिया गांधी भी उनके साथ थी, मेरे को बनाओ करके, मेरे को बना रहे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
और ऐसे केस में फिर तब तो वो यस बोली सब कुछ, और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके पीछे जो स्टोरी है, दैट इज अल्टीमेटली देयर इन द सिटीजनशिप। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी करके एक लेट से काफी ग्रेट लॉयर है, और वो अभी पहले उनका एक जनता पार्टी करके खुद का पार्टी हुआ करता था, अभी वो बीजेपी में जस्ट इलेक्शन के पहले आ गए हैं। और ये पहले एक जमाने में राजीव गांधी के सबसे वफादार लेट से लोगों में से एक थे। लेकिन जब राजीव गांधी चले गए, तब उसके बाद बहुत सारे लोगों की सोनिया गांधी के साथ नहीं जमी, और उसके बाद वो लोग थोड़े थोड़े दूर होते गए, और ऐसे केस में फिर दुश्मनी ऑलमोस्ट बढ़ गई, ऐसे हो गया है। मतलब अमिताभ बच्चन और बच्चन फैमिली का और गांधी फैमिली का पहले बहुत अच्छा था। मतलब जब सोनिया गांधी जब बहू बन के आई थी, तब इंदिरा गांधी ने उसको लिया नहीं था घर में। ये फॉरेनर राजीव गांधी उसको लेट से राजीव गांधी जो फॉरेनर बीवी करके वहां के लाया, तो वो इनिशियल डेज में अमिताभ बच्चन के घर पे रुकी थी। ठीक है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते जा रहे तुम लोग। ठीक है, हाँ। फिर बाद में राजीव गांधी के डेथ के बाद संबंध इतने अच्छे नहीं रहे। वैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी जो है, वन ऑफ द ग्रेट लॉयर एंड ऑल, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है, तो सुब्रमण्यम स्वामी भी पहले बहुत करीबी थे राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने में एक बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन बाद में जो है वो गांधी फैमिली से थोड़ी दूरियां बढ़ती गई, और आज कल वो फुल गांधी फैमिली की वाट लगाने में लगे रहते हैं। अब उसमें हुआ क्या, सुब्रमण्यम स्वामी को ये गांधी फैमिली का पूरा हिस्ट्री पता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी बेसिकली, ये जब केस हो रहा था कि सोनिया गांधी वाज सपोज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सिटीजनशिप एक्ट जो है अपने यहाँ पे, वो सिटीजनशिप एक्ट को जो एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से कुछ प्रोविजंस ढूंढ के निकाले। अभी कुछ इस तरह से उसमें क्लॉजेस हैं। अपने यहाँ पे सिटीजनशिप दो तरीके से मिलती है, एक तो होती है सिटीजनशिप बाय बर्थ, और दूसरी होती है सिटीजनशिप बाय यस बाय फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस लेट डाउन इन सिटीजनशिप एक्ट। तो सोनिया गांधी सेकंड केस में आती है। यस मतलब इंडिया के किसी आदमी के साथ शादी करो, उसके बाद कुछ साल तक इंडिया में रहो, फिर आप ऑटोमेटिकली यस सिटीजनशिप आपको इंडिया की मिल जाएगी। लाइकवाइज शी हैज बेसिकली बीन सिटीजन ऑफ इंडिया बाय सेकंड रूट, दैट इज बाय कंप्लीटिंग द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। अब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि फॉरेनर लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ऐसा अपने सिटीजनशिप एक्ट में नहीं लिखा। समझ रहे हो? अपने सिटीजनशिप एक्ट में ऐसा नहीं लिखा कि आप नहीं बन सकते करके, मतलब आप बन सकते हो। अपने यहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है? कि आप अगर फॉरेन कंट्री के सिटीजन वगैरह थे तो आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ऐसा कोई अपने यहाँ पे प्रोविजन नहीं है। इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। सोनिया गांधी सिटीजन है, किस सिटीजन बाय बर्थ है किसकी? इटली की। तो इटली का जो सिटीजनशिप एक्ट है, इटली में भी वहां पे भी सिटीजनशिप बाय बर्थ एंड सिटीजनशिप बाय कंप्लीटिंग सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट है। मतलब अपन अगर वहां पे जाए, अपन अगर वहां पे सिटीजन बने, तो अपन भी बन सकते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस लेट डाउन इन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इटली। अब हुआ कुछ इस तरह से, इटली का जो सिटीजनशिप एक्ट है वहां पे लिखा है एनी पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इटली बाय बर्थ, एनी पर्सन who is not the citizen of Italy by birth but is a citizen of Italy by following certain conditions laid down in Citizenship Act of Italy, then in that case he cannot become prime minister of Italy. क्या लिखा है? इटली के सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है एनी पर्सन who is not the citizen of Italy by birth but is a citizen of Italy by following certain conditions laid down in Citizenship Act of Italy, then in that case he cannot become prime minister of Italy. शाम बैठना रे, रिएक्शन क्यों देता है? भोसरी से आएगा तू? नहीं ना? क्या दिया इटली में? एनी पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इटली बाय बर्थ बट इज द सिटीजन ऑफ इटली बाय फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस लेट डाउन इन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इटली कैन नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ऐसा उधर दिया। मतलब अपन अगर उधर जाएंगे यस और अपन अगर इटली के सिटीजन बनेंगे कैसे? बाय सेकंड रूट, तो अपन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते वहां पे। अपने सिटीजनशिप एक्ट में ऐसा नहीं लिखा। अपने सिटीजनशिप एक्ट में कैसे लिखा पता है? एनी पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया
any person who becomes citizen of India by completing certain provisions laid down in Citizenship Act will suffer with the same disqualifications as his home country is having for Indian citizens. यस, मतलब देखो अपने यहाँ पे मॉरिशियस रूट वगैरह जैसे है ना, मतलब कुछ भी अपने यहाँ पे, मतलब तुम टिक तो हम टिक, ठीक है। मतलब क्या बोला, एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस लेट डाउन इन सिटीजनशिप एक्ट विल सफर विद द सेम डिस्क्वालिफिकेशंस एज हिज होम कंट्री इज हैविंग फॉर इंडियन सिटीजंस। टिट फॉर टैट, तुम्हारे इधर बन सकते क्या, तो हमारे इधर भी बन सकते, तुम्हारे इधर नहीं क्या, फिर हमारे इधर भी नहीं, राइट। मतलब अगर इटली के सिटीजनशिप एक्ट में अगर ऐसा लिखा नहीं होता तो फिर उधर अगर अपने को परमिशन होती तो सोनिया गांधी को भी इधर परमिशन होती। अब हुआ कुछ इस तरह से, अपने यहाँ पे इतने हजारों एक्ट्स हैं, कौन पढ़ता है इतने एक्ट्स, तो सिटीजन है इंडिया की, इसलिए अपना एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको इनवाइट कर दिया कि आ जाओ मैडम। मतलब अरे अरे गाँव वालों, ब्रह्मचारी है रे अब्दुल कलाम, आ जाओ, आप गवर्नमेंट फॉर्म करो। मेरे को तो लगता है कुछ 2 महीने में तो मैं इस बैच, मतलब एक अच्छे टीचर को तुम लोग बिगाड़ दोगे। हाँ हाँ, ध्यान दो। तो बाद में फिर ये जो सुब्रमण्यम स्वामी थे, इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये सब कुछ स्टडी किया, इतना टाइम उसके पास था। और उसने प्रेसिडेंट को लिखा कि प्रेसिडेंट जी देखो, सोनिया गांधी जिस रूट से सिटीजन बनी उसके हिसाब से ये प्रोविजंस उसने सारी कोट की और बोला कि सोनिया गांधी डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि सोनिया गांधी के कंट्री में अपने लोग नहीं बन सकते तो वो भी नहीं बन सकते। तो ऐसा ऐसा प्रोविजन है, अगर उसको लेट अस से ओथ दिलाओगे और प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तो मैं इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और अपॉइंटमेंट उसकी इनवैलिड करके लेट अस से डिक्लेयर करवाने को लगाऊंगा, और वो हो जाएगी क्योंकि लीगल प्रोविजन मेरे साइड से। और ऐसे केस में 1 मिनट के लिए भी और 1 दिन के लिए भी अगर ऐसा इनएलिजिबल आदमी अगर इंडिया के टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठ जाता है तो वो इंडिया के लिए कितनी शर्मनाक बात होगी। मतलब प्राइम मिनिस्टर इनएलिजिबल आदमी अगर पाकिस्तान का आदमी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया 1 दिन के लिए, तो भी वो कितनी, मतलब बहुत ज्यादा शेमफुल चीज है, isn't it? तो उसके हिसाब से उसने क्या किया, ये सारी चीजें लिखी और राष्ट्रपति को भेज दिया। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ा उसको, ठीक है, और देखा इसको, फिर उसने बोला हाँ ये क्या हो गया। फिर राष्ट्रपति भवन के सारे लोगों को बुलाया, मतलब जो लीगल एक्सपर्ट थे, बोले ये स्वामी क्या बोल रहा है। तो फिर स्वामी को भी बुलवाया, स्वामी बोले तुम भी आओ। फिर सारी मीटिंग बैठी राष्ट्रपति भवन में, फिर स्वामी ने सब लोगों को एक्सप्लेन किया, तो उसके लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह जो थे उन लोगों ने भी चेक किया, और फिर लीगल एक्सपर्ट्स ने राष्ट्रपति जी को बोल दिया कि सही बोल रहा है बाबा मतलब स्वामी तो फिर राष्ट्रपति जी को जो है वो सब कुछ समझ गया, और फिर राष्ट्रपति जी ने सोनिया गांधी जी को बुलाया कि सोनिया जी मत आओ मतलब जो आने वाली थी ना 5-10 मिनट पहले, तो हाँ इसे फाइनली वो आई नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि सोनिया जी मत आओ, तो सोनिया जी को मत आओ, और वो रीजन समझाने के बाद फिर सोनिया गांधी जी की अंतरात्मा की जो आवाज है वो जागरूक हो गई, और उसके बाद सोनिया गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि लेट से मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती। और उसके बाद एक ऐसा लेटर से एक व्यू हुआ कि लोगों को ये लीगल प्रोविजंस वगैरह इतना सपने यहाँ पे क्या है कि दुनिया जो है दुनिया झुकती झुकाने वाला चाहिए। अपने यहाँ पे कैसा है कि बस एक बार कोई चीज अगर एक डायरेक्शन में चलने सब लोग सारे उसके पीछे, फिर अभी मोदी 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 बस, फिर बाकी कुछ सोचने का नहीं, राइट। तो उसके हिसाब से लोगों ने तब पिक्चर ऐसा क्रिएट किया कि सोनिया गांधी को एक बलिदान की मूर्त, कौन सी बलिदान की मूर्त, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस, सब लोग बोल रहे मैडम आप बनो प्राइम मिनिस्टर, तो भी नहीं बन रही, तो ये बलिदान दे दिया और मनमोहन सिंह को बिठाया उस चेयर पे। लाइकवाइज ऐसा लेटर से पिक्चर क्रिएट किया गया, बट द रियल स्टोरी बिहाइंड द शो इज दिस कि वो सोनिया गांधी वाज डिस्क्वालीफाइड, ठीक है।
अब सिटीजनशिप का इशू निकला था, इसलिए जनरल नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर किया, अदरवाइज इसका इनकम टैक्स एक्ट के साथ कोई भी संबंध नहीं है। चलेगा? हाँ, बस सर ऐसे 2-4 स्टोरी सुनाते जाओ डेली, बस बाकी सिखाने तो ही चलेगा, राइट? ध्यान दो भी। नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स सिटीजनशिप हैज नथिंग टू डू विथ रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, और इनकम टैक्स के साथ कुछ है नहीं। एनी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन भी नहीं है वो इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है। सिटीजनशिप जो है ना, आप इंडिया में कितने दिनों के लिए रहते हो उसके बेसिस पे डिपेंड होती है। मतलब सॉरी, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इंडिया में, आप कितने दिनों का स्टे है इंडिया में। मतलब आईपीएल के प्लेयर्स क्रिकेट खेलने को आते हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर इंडिया में रुके तो रेसिडेंट बन सकते हैं। वो कितने दिनों के लिए एक्सेट्रा वो सारी चीजें छोड़ो, अपन देखने वाले वो सारे प्रोविजंस। लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि आप नॉन सिटीजन हो और इंडिया में आके रुकते हो तो आप वो नंबर ऑफ डेज क्रॉस करने के बाद आप रेसिडेंट हो सकते हो इनकम टैक्स पेमेंट के लिए। तो ये ध्यान में रखो कि अ पर्सन हु इज नॉन सिटीजन कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इवन अ पर्सन लाइक अस, लेट्स से जो सिटीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो आउटसाइड इंडिया जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। लेट्स से आपके कोई रिलेशन में वगैरह होगा कोई कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, इसका मतलब वो उसका क्या सिटीजनशिप इंडिया का कैंसिल हो चुका है क्या? नहीं, ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो वोटिंग के लिए आते हैं इंडिया में, वोट कर सकते हैं, उनका इलेक्शन कार्ड वगैरह सारी चीजें हैं, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट इंडिया में सर्टन डेज के लिए नहीं है अभी। लेट्स से ऑलमोस्ट 365 डेज में से ऑलमोस्ट 365 डेज आउटसाइड इंडिया है, और लेट्स से 300 दिन आउटसाइड इंडिया, व्हाट इट में भी, लेकिन वो मैक्सिमम डेज आउटसाइड इंडिया होने के कारण नॉन रेसिडेंट है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दे आर स्टिल सिटीजन। मतलब कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अ पर्सन हु इज नॉन सिटीजन कैन बिकम सिटीजन, कैन बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ पर्सन हु इज सिटीजन कैन बी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अपन लोग सिटीजन भी रेसिडेंट भी इधर ही, अपने कुछ काम इस नहीं ना। यस, तो अपन कौन, सिटीजन भी और रेसिडेंट भी। एंड देयर आर सम पीपल की जो इंडिया में कभी आते ही नहीं, तो नॉन सिटीजन एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, ऐसे तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकती है। इसलिए सिटीजनशिप छोड़ो, आप सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे कॉन्सिडर करो। तो पहली बात, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट थिंग्स, और रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो आप देखोगे, सिटीजनशिप नहीं। नंबर 2 रख दो वहां पे बस। नंबर 2, कॉन्सिडर नाउ, ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, रेसिडेंशियल स्टेटस इज कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर। मतलब आप इस साल रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया, अगले साल वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है हर साल के लिए। सो रेसिडेंशियल स्टेटस इज कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर सेपरेटली। मतलब ऐसा हो सकता है आप पहले रेसिडेंट हो, बाद में आप नॉन रेसिडेंट, बाद में आप रेसिडेंट हो, बाद में वापस रेसिडेंट हो, बाद में वापस नॉन रेसिडेंट हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा नहीं एक बार रेसिडेंट हो गए तो जिंदगी भर रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। सो वंस यू बिकम रेसिडेंट, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में नॉन रेसिडेंट हो सकते हो, बाद में रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, 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 नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर साल के लिए सेपरेटली कैलकुलेशन होता है रेसिडेंट स्टेटस का। उसके बाद नंबर 3, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर एक कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए सेपरेट प्रोविजंस है। इन द सेंस, पर्सन में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, इन सबका रेसिडेंशियल स्टेटस सेपरेटली कैलकुलेट करने के प्रोविजंस है। इंडिविजुअल के प्रोविजंस अलग है। कब बोलेंगे इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, कब बोलेंगे एचयूएफ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, कब बोलेंगे कंपनी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसकी सारी चीजों के लिए हर बार अपने पास सेपरेट प्रोविजंस है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस is calculated for each category of person। पर्सन मतलब वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीआई, ये सब के लिए रेसिडेंट स्टेटस सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। चलेगा, उनके प्रोविजंस अलग अलग है। तीनों पॉइंट लिख लो। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। इनकम टैक्स के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस रिलेवेंट। Residential status is calculated for each previous year, and residential status is calculated for each category of person separately.
टेक वन शीट आपके नोट्स अंडर प्रिंट है, अभी तक आज आए नहीं है, बट वी कांट होल्ड आवर टॉपिक, इसलिए वो रिलेवेंट चैप्टर आपके पास है। यस, नंबर 4 करके एक पॉइंट लिख दो, फोर्थ पॉइंट। यस, मिल गया सब लोगों को? आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, आधे घंटे तक अपने को उसकी जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो उसका, वो रख दो साइड में, खेलते मत बैठ उसके साथ। क्या समझेगा तुमको? नंबर 4 लिख दो, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइंस, residential status determines, residential status determines scope of taxable income in India. Residential status determines scope of taxable income in India. मतलब आपका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट वेदर यू आर बीइंग रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, और ध्यान दो अच्छी तरह से, अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो रेसिडेंट बनना मतलब वर्ल्ड कप जीतने जैसी बात नहीं है कि भाई इंडिया का रेसिडेंट बन गया। इट्स नॉट लाइक दैट। रेसिडेंट बन गए तो बस आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बहुत सारे इनकम जो आप आउटसाइड इंडिया भी कमाओगे ना, तो रेसिडेंट के लिए आपके टैक्सेबल होने वाले, ये ध्यान में रखो। मतलब अभी जाके तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक क्लू देता हूं मैं कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो अच्छी बात है, उल्टा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट बन गए तो आपको लगे हाँ मैं रेसिडेंट बन गया इंडिया का, वेरी गुड। रेसिडेंट बन गए तो आपको ज़्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ने वाला है, चलेगा। अब देखिए, इन लोगों ने बोला कि रेसिडेंशियल स्टेटस आप हर एक कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल से, कि इंडिविजुअल के लिए क्या क्या प्रोविजंस है रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के। ठीक है, तो लिख दो, नंबर 1, determination of residential status for individual, determination of residential status for individual, determination of residential status, determination of residential status of an individual. डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, चलेगा। अब फुल कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक चीजें क्लियर करता हूँ प्रोविजन बोलने के पहले। हमने बोला कि रेसिडेंशियल स्टेटस आपका हर एक प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। यस, तो आप जिस प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करोगे, उस प्रीवियस ईयर को बोला जाएगा करंट प्रीवियस ईयर और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। दिस इज द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो हम क्या करेंगे, इस साल में आप इंडिया में कितने दिन थे, मतलब ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में आप इंडिया में कितने दिन थे, ये देखने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, बराबर। सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस ईयर में हम इंडिया में कितने दिन थे वो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस साल के लिए हम रेसिडेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं। इस साल का रेसिडेंशियल डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ इस साल के ही नहीं, सर्टेन केसेस में इसके पिछले सालों के भी डेज कंसिडर किए जाते हैं। अंडरस्टैंड दैट वी आर कैलकुलेटिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दिस ईयर ओनली, लेकिन इस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइनलाइज करने के लिए हम इस साल के ही नहीं, सर्टेन केसेस में हम इसके पहले के सालों के भी नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं।
हम पहले के साल का नंबर ऑफ डेज इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि हमको इस पर्टिकुलर साल का रेसिडेंस स्टेटस फाइनलाइज करना है. So what we say, we are calculating the resident status of this year. There are certain provisions which ask you to consider the number of days of only this year, but there are also certain provisions where they ask you to consider the number of days of this year as well as the years immediately preceding the current previous year. So आपको current previous year as well as years immediately preceding the current previous year सबके number of days कंसिडर करने पड़ते हैं इस साल का फाइनलाइज करने के लिए आपका रेसिडेंस स्टेटस क्या है. चलेगा, इतना ध्यान में रखो. This year is called as current previous year or relevant previous year, and these are the years which are being called as years immediately preceding the current previous year. ठीक है, अब ध्यान दो, हम बात करें इंडिविजुअल के केस में. कब बोलेंगे हम कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है इंडिया का? देखिए, एक सेक्शन 6(1) करके है. ये सेक्शन 6(1) आपको बेसिक कंडीशंस देता है. सेक्शन 6(1) आपको क्या देता है? बेसिक कंडीशंस. अब बेसिक कंडीशंस में आपके पास इन लोगों ने दो कंडीशंस दी हैं, ए एंड बी. ये दोनों भी कंडीशंस को इन लोगों ने जोड़ा है और से. मतलब क्या है? आप कंडीशन ए सेटिस्फाई करो और बी सेटिस्फाई करो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करो, आप इंडिया में क्या बन जाओगे? रेसिडेंट बन जाओगे. आप कंडीशन ए सेटिस्फाई करो, नहीं तो कंडीशन बी सेटिस्फाई करो. इफ यू सेटिस्फाई दिस, you don't have to check this. एक हो गया ना, बहुत हो गया. if you don't satisfy this then only check this. दोनों में से एक भी सेटिस्फाई किया ना तो बस आप रेसिडेंट बन गए. अब कंडीशन क्या है देखिए, सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन दे रहा है और बेसिक कंडीशंस में नंबर 1, स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more इन करंट प्रीवियस ईयर. जिस साल के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना चाहते हो, जिस साल के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना चाहते हो, ये लोग बोल रहे हैं उस साल में आप इंडिया में कितने दिनों के लिए होने चाहिए? मिनिमम 182 days और मोर. इफ यू आर देयर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर, तो फिर आप इंडिया के रेसिडेंट बन गए. मतलब अगर मेरा प्रीवियस ईयर 1/4/2014 है and it is starting from 1/4/2014 and ending on 31st March 2015, मतलब मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 14-15. यस, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल 14-15 है ना? यस. सो अगर मेरा प्रीवियस ईयर अगर 14-15 है तो हमने क्या बोला? इस ईयर में हम इंडिया में कितने दिनों के लिए होने चाहिए? 182 days और मोर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April to 31st March. जिस दिन आप इंडिया में आए वो दिन भी पकड़ने का, और जिस दिन आप इंडिया से बाहर गए वो दिन भी पकड़ने का. सपोज इफ यू हैव कम इन इंडिया ऑन 1st April और आप 30 अप्रैल को चले गए, तो 1st April आने का दिन भी पकड़ने का और 30 अप्रैल जाने का दिन भी पकड़ने का. चलेगा? तो इन लोगों ने बोला ऐसे अगर आप इंडिया में अगर 182 डेज का अगर आपका स्टे कंप्लीट होता है तो फिर आप इस साल के लिए सेक्शन 6(1) की फर्स्ट बेसिक कंडीशन के हिसाब से आप क्या बन जाते हो? रेसिडेंट बन जाते हो. क्या बोल रहे हम? अगर आप इंडिया में करंट प्रीवियस ईयर के लिए कितने डेज के लिए हो? 182 डेज और मोर. वेरी सिंपल कंडीशन. ठीक है, आपको डेज काउंट करने का, देखने का, 182 डेज और मोर हो, बोलने का रेसिडेंट. अगर मैं इंडिया में 182 डेज और मोर हूं, मतलब 200 डेज हूं, तो क्या है? रेसिडेंट. लेकिन अगर 200 नहीं है, अगर मैं 150 हूं, तो डू आई सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन? नो. फर्स्ट बेसिक कंडीशन में आपका इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए? 182 डेज और मोर. अब यहाँ पे क्या है? बेसिक कंडीशंस में फर्स्ट के बाद सेकंड. ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप 182 डेज और मोर इंडिया में हो तो वेल एंड गुड. इफ नॉट तो और एक कंडीशन है, ये बोल रहे हैं स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in current previous year. आप इंडिया में करंट प्रीवियस ईयर के लिए कितने दिनों के लिए हो? 60 days or more in current previous year, and ये हो और भी, and 365 days or more in 4 years immediately preceding करंट प्रीवियस ईयर. आप इंडिया में हो कब? कितने दिनों के लिए? करंट प्रीवियस ईयर में
60 days or more in current previous year, एंड सिर्फ 60 डेज नहीं होगा, इस कंडीशन को एंड से जोड़ा गया है, ये तो होना ही चाहिए, और पिछले 4 साल में मिला के 365 डेज होना चाहिए, मतलब पिछले 4 साल में मिला के 1 साल होना चाहिए। यस, तो ये क्या बोल रहे हैं, आप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना हो, 60 डेज और मोर हो, वेल एंड गुड, और पिछले इसको इस करंट प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब इमीडिएटली चिपक के पिछले जो 4 साल है, मतलब 14-15 अगर मैं करंट प्रीवियस ईयर है, if I am determining the residential status of 14-15, then in 14-15 I should be in India for a period of at least 60 days or more and 365 days or more in 4 years immediately preceding the relevant previous year. So it's 13-14, 12-13, 11-12 and 10-11. इन 4 साल में मेरा इंडिया में सारे 4 सालों का मिला के इंडिया में जो स्टे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 365 days or more. If I am there in India for a period of 365 days or more in 4 years immediately preceding the current previous year, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे केस में हम आपको इस साल के लिए रेसिडेंट बनाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर कैलकुलेटिंग द रेसिडेंशियल ऑफ 14-15 ओनली, पर फॉर 14-15 180 डेज सेटिस्फाई नहीं हुआ। इफ लेट अस से मैं इंडिया में 70 डेज हूं, तो ये चेक करो 182 डेज और मोर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर सेकंड 60 हो रहा है क्या, यस, लेकिन सिर्फ 60 से नहीं चलता, वो 60 के साथ एंड है, यस, क्या है, एंड, क्या बोल रहे हैं, 365 डेज और मोर इन 4 इयर्स, तो ये 1 2 3 4, ये पिछले 4 साल 4 इयर्स में क्या होगा, 365 डेज और मोर, अगर 365 डेज और मोर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है देन आप रेसिडेंट हो। वेरी सिंपल। अगर इंडिविजुअल अगर 200 डेज अगर इंडिया में, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ इंडिविजुअल इज देयर इन इंडिया फॉर 200 डेज और मोर, यू डोंट हैव टू चेक द सेकंड बेसिक कंडीशन, 200 हो रहा है ना, बहुत हो गया, ऐसे नहीं बोलने का हाँ ही सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस, मतलब ये होने के बाद ये भी चेक करो और उसके बाद बोलो हाँ ही सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस, काहे को टाइम है कि अपने पास इतना, if is satisfying the first basic condition, don't check the second basic condition, directly bolo as Mr. X is satisfying the first basic condition of section 6(1), he is being resident in India, बस directly बोल देने का, this called as first basic condition and this called as second basic condition, section 6(1)(a) and section 6(1)(b). section 6(1)(a) 182 days or more in the current previous year, section 6(1)(b) क्या बोल रहा है, 60 days or more in current previous year and 365 days or more in 4 years immediately preceding the current previous year, चलेगा उसके हिसाब से, क्या ये बेसिक कंडीशंस चलेगा, बेसिक कंडीशंस लिखो, हाँ हाँ, हर टाइम आने का दिन जाने का दिन, कभी भी इंक्लूड करो, बोलिए, नो 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 ऐसे कुछ नहीं, ध्यान दो गाँव वालों, ये जो हम 200 डेज वगैरह जो भी डेज काउंट करेंगे, यूनिवर्सली बोल रहा हूँ, आप लेटे से अप्रैल में आए, 15-20 दिन के लिए रहे, उसे वापस गए, वापस 10-20 दिन रहे, वापस गए, वापस आए, ऐसे सब काउंट करने का टुकड़े टुकड़े, और उसके बाद जोड़ो, और उसके बाद बोलो कि 182 हो रहा है कि नहीं, एक बार आए तो 182 डेज इंडिया तक में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस स्टे इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, कंटिन्यूअस स्टे इज नॉट, टोटल एग्रीगेट स्टे जो है ना आपका, तो वो आपको चेक करना है बस, नहीं नहीं सेक्शन मत याद रखो, तू मत याद रख, बाकी लोग याद रखेंगे बस, इन लोगों ने याद रखे, तेरे को याद रखने की जरूरत है, अपने को कहा इतने जल्दी पास होने, बोलिए, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर 365, यस 4 इयर्स में 365 हो रहा है क्या, यस यू आर सेटिस्फाइंग दी सेकंड बेसिक कंडीशन, ठीक है, 4 साल में मिला के किसी भी साल में कितने भी दिन रहो ना, 365 दिन होना चाहिए बस, और
First basic condition, an assessee should be in India for a period of 182 days or more in the current previous year, or he should be in India for a period of 60 days or more in the current previous year and 365 days or more in 4 years immediately preceding the relevant previous year. If you satisfy either of the basic condition, it can be condition A or condition B, then assessee will be resident. First check the first basic condition, वो easy है. अगर वो 182 से ज़्यादा अगर गया हो तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, लेकिन अगर 182 से कम है देन यू चेक द सेकंड बेसिक कंडीशन. और ऐसा आदमी जो इंडिया में करंट प्रीवियस ईयर में, लेट्स से आप रेसिडेंशियल डिटरमाइन करो, बोलिए मुझे हर साल 365 है, लेकिन यहाँ पे 20 डेज इंडिया में, तो आप कोई कंडीशन सेटिस्फाई करते हो क्या? Whether first basic condition satisfy 182 days or more? No. Second हो रहा है ना 365 पिछले 4 साल में, 60 का नहीं हो रहा है. Yes. Then in nutshell you are not satisfying either of the basic condition, तो आप non resident हो गए. Means any person who is in India for a period of less than 60 days, उसका रेसिडेंट बनने का स्कोप ही चला जाता है. अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हो इस तरीके से कि आप इंडिया में कितने दिनों के लिए थे, लेट से 50 डेज 55 डेज एक्सेट्रा, तो 50-55 में क्या होता है, 182 भी नहीं होता और 60 भी नहीं होता, इसलिए दोनों भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए आप क्या बन जाते हो, नॉन रेसिडेंट. चलेगा? Consider now सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) में आप अगर बेसिक कंडीशंस में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बनोगे, रेसिडेंट. अगर आप दोनों भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट. ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है फाइनली सिर्फ आर पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नहीं होता. ये बोलते हैं, आप फर्दर इसको डिफाइन करो कि आप रेसिडेंट तो हो, लेकिन आप रेसिडेंट में से आप क्या रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हो, या रेसिडेंट हो लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो. मतलब आपको फाइनली ये डिसाइड करना है कि आप ROR हो या RNOR हो. समझ रहे हो? नॉन रेसिडेंट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, नॉन रेसिडेंट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता. लेकिन अगर आप रेसिडेंट बन गए, रेसिडेंट कब बनोगे, यू विल बी सेटिस्फाइंग आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन. एक बार आपने कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की तो आप क्या बनोगे, रेसिडेंट. एक बार रेसिडेंट बन गए तो फाइनली आपको उस साल के लिए आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो. ऐसा आदमी जो इंडिया में सालों साल से है, मतलब बहुत अच्छे दिनों के लिए इंडिया में रहता है, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया ऐसे बोलने का, बट इसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट दैट मच ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसी बात. तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसके लिए आपको एक पढ़ना है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 6(6). ये लोग बहुत बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस. एडिशनल कंडीशंस. अब एडिशनल कंडीशंस को देखने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लो. ध्यान दीजिए, आपको आर का डिग्री कौन सा सेक्शन देता है, सिर्फ रेसिडेंट का 6(1). बाद में आप आर के बाद आप OR हो या NOR हो, ये आपको 6(6) डिसाइड करेगा, लेकिन सिर्फ आर, सिर्फ रेसिडेंट, ये डिग्री के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 6(1). अब ध्यान दीजिए, सेक्शन 6(1) क्या बोलता है कि अगर आप इंडिया में 182 डेज और मोर हो, नहीं तो आप इंडिया में कितना हो, 60 प्लस 365 डेज इन 4 years हो, तो आप क्या हो, रेसिडेंट हो.
मतलब ये देखिए, अगर मैं ये प्रीवियस ईयर 14-15 के बारे में बात करूं, इसके बाद अगर मुझे लेट से किसी भी साल के बारे में बात करनी है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 13-14, तो अगर 13-14 में अगर मुझे ये चेक करना है दैट वेदर आई एम रेसिडेंट इन 13-14 और नॉट, व्हाट आई से, मुझे कौन से साल में चेक करना है, 13-14 में, व्हाट डू आई वांट टू चेक, वेदर आई एम रेसिडेंट इन 13-14 और नॉट, इन दैट केस व्हाट शुड आई चेक, यहाँ पे 13-14 में मैं 182 डेज और मोर हूं या नहीं हुए चेक करना पड़ेगा। 13-14 के लिए चेक कर रहा हूं मैं, 13-14 के लिए मेरे को ये चेक करना है कि मैं आर हूं या नहीं, तो 13-14 अब बन जाएगा मेरा करंट प्रीवियस ईयर, और फिर 13-14 में चेक करने का वेदर यू आर देयर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, और 13-14 में कितना 60, और पिछले 4 साल में कितना 365 बराबर। उसके बाद अगर मेरे को ये चेक करना है 11-12 में चेक करने का, तो 11-12 में मेरे को चेक करने का क्या, 11-12 में मैं रेसिडेंट हुआ नहीं हूं, मुझे कहां पे चेक करने का है 11-12 में, कि मैं 11-12 में रेसिडेंट हुआ नहीं हूं, तो 11-12 में मेरे को क्या चेक करने का 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर 11-12, और 60 डेज 11-12, और इसके पिछले 4 सालों में, मतलब इसका 10-11, 9-10, 8-9, 7-8, इन सालों में, इन चारों सालों में मिला के कितना होना चाहिए 365 डेज। गेटिंग इट, समझने की कोशिश करो। इस साल में, जिस भी साल में आपको रेसिडेंशियल चेक करने का था, ध्यान में रखो उस साल के लिए इंडिपेंडेंटली आपको अगर चेक करना है तो आप इतना ध्यान में रखो, किसी भी साल के लिए चेक करो, उस साल में 182 चेक करने का, नहीं तो उस साल में 60 चेक करने का, और उसके पहले 4 साल में 365 चेक करने का। अगर मुझे बोला गया 5-6 का रेसिडेंशियल चेक करो, हाउ कैन आई कैलकुलेट 5-6 रेसिडेंशियल, कैसे होगा, इन 5-6 182 डेज ओवर, इन 5-6 60, और उसके पिछले 4 साल में 365 बराबर। अब देखो ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेक्शन 66 में चलेगा, इतना ध्यान में रखो। अगर किसी भी साल के लिए अगर मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, और किसी भी साल को मेरे को ये चेक करना है कि क्या उस साल में मैं आर हूं या नहीं हूं, तो उस साल में जाओ और उस साल में चेक करो वेदर यू आर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन दैट ईयर, और 60 डेज और मोर इन दैट ईयर, प्लस 365 डेज और मोर इन 4 years immediately preceding that year। ये अगर आप चेक करोगे तो आप किसी भी साल के लिए रेसिडेंट चेक कर सकते हो। अगर 99-2000 के लिए अगर मेरे को चेक करना है वेदर आई एम रेसिडेंट इन इंडिया इन द ईयर 99-2000 और नॉट, तो 99-2000 में मैं क्या चेक करूंगा 182 डेज और मोर। अगर मेरा 99-2000 में 182 डेज और मोर हो गया तो मैं 99-2000 में आर बन गया क्या, बस सेक्शन 61 मेरे को क्या बनाता है आर, मेरे को सिर्फ आर देखना है, सेक्शन 61 मेरे को आर बनाता है। नहीं तो अगर 99-2000 में अगर मैं 100 डेज हूं तो 60 डेज हो गया क्या, यस। और पिछले फिर 4 साल में मेरे को 365 देखना पड़ेगा 99-2000 के पिछले 4 साल, अगर वो सेटिस्फाई होते तो 99-2000 में मैं वापस क्या बन गया आर, और नहीं तो 99-2000 में अगर मैं 50 डेज के लिए इंडिया में हूं तो मैं 99-2000 में क्या बन गया एन आर, नॉन रेसिडेंट। चलेगा, मतलब ये समझिए अगर आपको किसी भी साल के लिए अगर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो किसी भी साल में आप जाके सेक्शन 61 लगाओ और 61 का 182 डेज, और नहीं तो 60 + 365 सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस के बीच में आपको इन लोगों ने 2 एडिशनल कंडीशंस दी हुई, और दोनों भी एडिशनल कंडीशंस को इन लोगों ने जोड़ा है एंड से, मतलब एडिशनल कंडीशंस में से दोनों भी एडिशनल कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो बोलिए आप क्या बनोगे आर ओ आर। ध्यान दो, आपको आर का डिग्री कौन सा सेक्शन देता है 61, 61 आपको आर का डिग्री देता है। 61 की एक कंडीशन सेटिस्फाई की ना 182 डेज, नहीं तो 60 + 3 से कोई भी चेक करो बस आप आर बन जाओगे, नहीं तो अदरवाइज एनआर। एक बार आर बनने के बाद आपको क्या बनना है आर ओ आर, नहीं तो आर एन ओ आर। तब ये बोल रहे आर ओ आर, ये कब होगा दोनों भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की तो आर ओ आर बनोगे। अब आर तो ऑलरेडी बन चुके हो, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको आर ओ आर बनने के लिए दोनों भी एडिशनल कंडीशन चेक करना है। अब देखिए फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ये बोल रहे हैं आप रेसिडेंट हो क्या, रेसिडेंट हो, रेसिडेंट मतलब ये कंडीशंस, आप रेसिडेंट इन 2 years आउट ऑफ 10 years immediately preceding
करंट प्रीवियस ईयर। क्या होना चाहिए अब? रेसिडेंट होना चाहिए इन हाउ मेनी ईयर्स? इन 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। यस, और उसके बाद एंड। सिर्फ ये होके नहीं चलेगा, सिर्फ ये होके नहीं चलेगा। मतलब देखिए अभी इसको एंड को कंडीशन बाद में देखते, लेकिन ये भी देखो पहले, आर इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स। आप लोगों को बोला गया कि अगर अगर ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, मैं अगर 13 से मैं अगर 14-15 इस प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर 14-15 में लेट से हम लोग 182 डेज और मोर एक्सेट्रा क्रॉस कर चुके हैं, और उसके हिसाब से में हम आर बन गए। अब प्रीवियस ईयर 14-15 का आपको फाइनली आर ओ आर नहीं तो आर एन आर में अगर क्लासिफिकेशन करना है, तो इन लोगों ने बोला कि आप पिछले 10 साल में, मतलब अभी 14-15 छोड़ देने का, इसके पिछले 10 साल पकड़ने के। और क्या पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में मतलब 13-14, यस, उसके बाद 12-13, 11-12, उसके बाद 10-11, उसके बाद 9-10, उसके बाद 8-9, 7-8, 6-7, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 एंड 4 5। यस, अब ध्यान दो, इन लोगों ने बोला कि ये पिछले जो 10 साल है, इन पिछले 10 सालों में किसी भी 2 बार, क्या बोल रहा हूं, ये पिछले 10 सालों में किसी भी 2 बार आप आर हो क्या? मतलब ध्यान दो अच्छी तरह से, आर का डिग्री मुझे कौन सा सेक्शन देता है? 6-1। मतलब इन 10 सालों में से किसी भी 2 साल में मैंने 6-1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर मैं ये चेक करूं 13-14, नाउ 13-14 को ही आप बेस बना के चलो कि अगर 13-14 में मैं आर हूं या नहीं, वो अगर मुझे चेक करना है, तो 13-14 में मैं इंडिया में कितने दिनों के लिए होना चाहिए? 182 डेज और मोर। अगर 13-14 में 182 डेज और मोर हूं, लेट्स से यहाँ पे मैं 200 हूं, तो मैं 13-14 में क्या बन गया? आर। क्योंकि 13-14 में मैं सेक्शन 6-1 की जो कंडीशंस है 182 डेज वो सेटिस्फाई कर रहा हूं। यहाँ पे लेट्स से हम 70 डेज के लिए, तो यहाँ पे 182 नहीं हो रहा है, लेकिन 60 हो रहा है। यस, और पिछले 4 साल में लेट्स से इधर 100, इधर 100, इधर 100, इधर 100 है, तो इधर 60 हो रहा है। यस, और 365, तो फिर मैं क्या बन गया? आर। लेकिन अगर इधर अगर लेट से हम 50 जाए, तो हम क्या बनेंगे? एन आर। तो फिर इधर चेक करो, इधर 60 है, यस, और लेट से पिछले 4 सालों में 365 हो रहा है क्या? इधर 60 है और पिछले 4 सालों में हो रहा है क्या 365? यस, तो हम क्या बन गए? आर। बस हो गया। पिछले 10 में से किसी भी 2 साल में आर है क्या? बस। अगर है तो फिर आप सेटिस्फाई कर रहे हो सेक्शन 6 इसकी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन। ध्यान दो, आप लोगों को बोला कि हम 14-15 इस प्रीवियस ईयर के लिए ही फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं। कौन से साल के लिए? 14-15। तो इसलिए शांति से 14-15 में सबसे पहले आप 182 डेज और मोर चेक करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो 14-15 के लिए आप 60 + 365 चेक करो। किसी भी कंडीशन के हिसाब से आप 14-15 में पहले आर बन जाओ। एक बार आर बन गए, फिर 14-15 में आपको क्या बनने का है? आर ओ आर, नहीं तो फिर आर एन आर बनने वाले हो आप। यस, तो ये चेक करने के लिए कि 14-15 में आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है, इसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करने की हम अभी भी 14-15 का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन 14-15 का कैलकुलेशन करते टाइम अपने को पिछले सालों का कंसीडर करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था देयर आर सर्टेन प्रोविजंस कि जहां पे आपको करंट ईयर का कैलकुलेशन के लिए आपको पिछले सालों के भी डेट्स चेक करने पड़ते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या बोला कि करंट ईयर में अगर आप आर बन गए, तो उसके बाद आप आर ओ आर और आर एन ओ आर हो या नहीं हो, वो आपका पास ट्रैक रिकॉर्ड बोलेगा। इन लोगों ने बोला अगर पिछले 10 साल में अगर किसी भी 2 बार अगर आप आर हो, तो आप फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। पिछले 10 साल में कभी भी 2 बार अगर मैं आर हूं, मतलब वापस उस 10 साल में से किसी भी 2 साल में जाने का और उधर जाके चेक करने का क्या उस साल में हम 182 डेज और मोर है या नहीं है, नहीं तो वापस उस साल में हम 60 और 365 का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर रहे या नहीं है। मतलब उस साल में 2 बेसिक कंडीशन में से वापस एक कंडीशन सेटिस्फाई करके आर है क्या नहीं इंडिपेंडेंटली वो चेक करने का। और इसे पिछले 10 साल में अगर हम किसी भी 2 बार अगर आर है, तो हम फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इस साल के लिए। किस साल के लिए? 14-15 के लिए। ये समझो। हाँ, डब्बे में डब्बा है, तुम लोगों को समझ रहा है क्या?
हम पिछले साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन हम वापस इसी साल में आने वाले हैं। इस साल का एडिशनल कंडीशन में पिछले साल की जरूरत है, इस साल के एडिशनल कंडीशंस में पिछले साल की जरूरत है। यस, चलेगा। और वापस एक बार सेकंड एडिशनल कंडीशन, सेकंड एडिशनल कंडीशन बोलते हैं यू आर देयर इन इंडिया, स्टे इन इंडिया फॉर 730 days or more in 7 years, in 7 years immediately preceding current previous year, immediately preceding current previous। एडिशनल कंडीशन में देखिए, ध्यान दो, एडिशनल कंडीशन में बोल रहे हैं सेकंड एडिशनल कंडीशन, आप इंडिया में हो कितने दिनों के लिए, 730 days और मोर इन 7 years, यहां से ये 7 years है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सालों में आप इंडिया में टोटल में कितने होने चाहिए, 730 days और मोर। अगर 7 साल में मिला के अगर आपका 730 days और मोर हो रहा है, देन यू आर सेटिस्फाइंग दी सेकंड एडिशनल कंडीशन फॉर 14-15। यस, उस साल के लिए। ध्यान दो, भी हम 14-15 का फाइनल आर ओ आर ने तो आर एन ओ आर के लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 2 बार आर है क्या, अगर है तो ये भी चेक करो कि पिछले 7 सालों में 730 है क्या। अगर ये दोनों भी एडिशनल कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप 14-15 के लिए आर ओ आर बनते हो। नहीं तो अगर आप एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, एक नहीं करते हो, तो आपका पूरा सेक्शन 6 सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 6 में जो 2 कंडीशंस है उनको किससे जोड़ा है, एंड, इधर क्या है, और। बेसिक कंडीशंस में और है, मतलब बेसिक कंडीशन में एक भी सेटिस्फाई की तो चलता है, लेकिन एडिशनल में दोनों भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर दोनों भी एडिशनल सेटिस्फाई करते हो देन यू विल बिकम आर ओ आर। इफ यू सेटिस्फाई वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन then you will become RNOR, and if you don't satisfy both the conditions, then both the additional conditions, then also RNOR। मतलब देखो, पहले ध्यान दो, 1 basic and 2 additional ROR, any 1 basic and 2 additional ROR, 1 basic and 1 additional RNOR, 1 basic and 0 additional तो भी RNOR, and 0 basic and both additional तो 0 basic and both additional। एक बार 0 बेसिक है ना तो एनआर, और एनआर पे जाने के बाद वापस इधर आने का नहीं, एडिशनल के लिए चेक करने को। समझ रहे हो क्या? आप एक बार 6-1 के हिसाब से आप आर बनोगे ना तो ही आपको इधर एडिशनल चेक करने का है। अगर आप पहले एनआर हो तो एडिशनल चेक करके बोलो मत कि 0 बेसिक एंड बोथ एडिशनल एंड देयरफॉर एनआर। तो ऑलरेडी एनआर ही हो, एनआर का फर्दर क्लासिफिकेशन होता नहीं है। चलेगा? छापा है क्या?
जितने भी सारे सेक्शंस में क्लास में सिखाता हूँ वो सारे सेक्शंस बाय हार्ट होने चाहिए, ये ध्यान में रखो। अगर वो नहीं करोगे तो फिर मार्कशीट देखो ना, बाद में देखोगे हाँ, समझ रहे हो। इनकम टैक्स एक्ट में देर अराउंड 298 सेक्शंस, लेकिन इतने सारे सेक्शंस अपने को सिलेबस में है नहीं। उसमें मैं जो आपको हर एक चैप्टर में मैं जो सेक्शन के ऊपर स्ट्रेस देता हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ 6(1), 10 बार बोल रहा हूँ 6(6), मतलब ऑब्वियसली देयर इज रिलेवेंस इन दिस। अगर बोल रहा हूँ 231, 29, कुछ है उसमें, 2888, 288B, 1038, 111A, सेक्शंस ऑटोमेटिकली ऐड होते रहते हैं। लेकिन ध्यान दो, सेक्शन का तुम लोग लिस्ट निकाल के रट्टा मारते बैठोगे तो ऐसे काम नहीं होते। चैप्टर वाइज सेक्शन ऑटोमेटिकली ध्यान में आना चाहिए कि ये चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कौन से एप्लीकेबल सेक्शंस है, कॉन्सेप्चुअली सेक्शन ध्यान में रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आजकल के बच्चों का तुम लोग का ये है, तुम लोग क्या सोचते हैं कि सेक्शन ध्यान में रखने के, तो फिर सेक्शन का सारे सेक्शन लिखने के और रट्टा मार बैठने का। ऐसे थोड़ी सेक्शन ध्यान में रखे जाते हैं। चैप्टर में पढ़ते हुए उन सेक्शन को अंडरस्टैंड करो। अब 1038 अगर मैंने आपको पूछा तो डू यू नीड टू रिमेंबर इट, आपको पता है वो। इफ आई आस्क यू व्हाट इज 111A, तो इतनी बार हुआ है तो आपको पता है वो। अब सेक्शन 6166 इसके लिए कोई मतलब, आपको सेक्शन ध्यान में दो, यहाँ पे आपको सेक्शन ऑटोमेटिकली ध्यान में रह जाएगा, टेंशन मत लो आप, सेक्शन ध्यान में रहेंगे आपके। एक सेक्शन रहते टाइम अपन इतने बार उसको बोलते 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 वो आपको समझेगा नहीं कब याद में आ गया आपको वो सेक्शन, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब सेपरेटली सेक्शन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में कभी अगर टाइम मिला तुम लोगों को तो एक बार कभी ग्रास्प कर जाओ कि सेक्शन क्या क्या पढ़े अभी तक, क्योंकि धीरे 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 कम से कम 60 to 70 सेक्शन आपको मिनिमम ध्यान में रखने ही है, 60 to 70 सेक्शंस। और वालों ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हुए हैं उसका फेसबुक कल लेके आने का। अब देखता तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ, सुना क्या? जितने भी सारे क्वेश्चंस, देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने कितने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। यस, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के 1 2 3 4 ऐड करते रहो। नहीं नहीं, ज्यादा होंगे। कितने क्वेश्चन है देखिए, 17। मॉर्निंग के बैच में 17 हुए, यहाँ पे तो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 17 क्वेश्चंस, कुछ लोगों ने काउंट ही नहीं किया, ध्यान दो गाँव वालों, 17 क्वेश्चंस। ये 17 के 17 क्वेश्चंस वापस एक बार कल आते टाइम सेपरेट बुक, फेयर बुक में सॉल्व करके लेके आने के। कौन सा बुक? यस, अब करो ना। देखो, तुम लोग ज्यादा अगर उछलने लगने क्लास में तो मेरे पास डायरेक्ट कुछ एकदम सेलेक्टेड वेपन्स है, सिंपल कुछ नहीं। अगर दूसरा चैप्टर होगा ना तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा एक काम करो, कल आते टाइम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 वापस एक बार सेपरेट बुक में सॉल्व करके लाओ। अभी चैप्टर 3 पे हो तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड चैप्टर का सब वापस एक बार सॉल्व करके लाओ सेपरेट पेजेस पे। इतना डिक्लेयर करना काफी है, तो तब जाके घर पे करने का ऐसे ओपन करके नहीं, प्यार से पनिशमेंट देता हूँ, टेंशन मत लो, तुमको समझेगा भी नहीं तुम लोग को पनिश किया कर। यस, हाँ, फेयर बुक लेकिन फर्स्ट चैप्टर की कंपलसरी है, कल लेके आना, चलेगा? इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आपका शेड्यूल कितना टाइट है मेरे को बताओ मत, ये मत बोलो कि सर सवेरे से शाम तक क्लासेस में जाए। ध्यान दो,
स्टॉप नॉइज। बेसिक कंडीशंस के बारे में बात करें, अगर आप रेसिडेंट हो या नहीं हो ये अगर आपको चेक करना है तो जिस भी साल के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो उस साल के लिए चेक करो whether you are in India for a period of 182 days or more. If you are there in India for a period of 182 days or more तो बस काम हो गया, ये चेक करने की जरूरत नहीं है. But if you are not in India for a period of 182 days or more, then check whether you are there in India for a period of 60 days or more in the current previous year and 365 days or more in 4 years immediately preceding the current previous year. चालू साल का मेरा के 365 होना चाहिए. किसी भी साल में कितने भी डेज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन 0 भी हो सकते हैं. इन 4 साल में मिला के 365 हो रहे हैं तो बहुत हो जाएगा. अगर आप आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो उस साल के लिए आप रेसिडेंट बन गए. आप एक बार उस साल के लिए रेसिडेंट बन गए तो फिर उस साल के लिए फाइनली अगर आपको क्लासिफाई करना है कि आप ROR हो या RNOR हो तो आपको पिछले सालों का रेसिडेंट स्टेटस चेक करने का. इन लोगों ने बोला पिछले 10 सालों में क्या किसी भी 2 साल में आप R हो, मतलब R का डिग्री आपको सेक्शन 6(1) देता है, ध्यान दो. मतलब पिछले 10 सालों में वापस ये चेक करने का कि क्या उन 10 सालों में से किसी भी 2 साल में आप 182 डेज और मोर हो और 60 प्लस 365 हो. उसके हिसाब से अगर पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल में अगर आपका आर निकल गया तो बोलने का कि इस साल के लिए आपने एडिशनल कंडीशंस का फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया. यस. और उसी के साथ इन लोगों ने बोला पिछले 7 सालों में आप अगर 730 डेज और मोर हो तो फिर आपने सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किया. फर्स्ट एडिशनल इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, सेकंड एडिशनल इज आल्सो सेटिस्फाइड, देयरफॉर इन दिस ईयर यू विल बिकम ROR. अगर आपने फर्स्ट एडिशनल सेटिस्फाई कर दिया लेकिन 730 इन 7 नहीं हो रहे तो क्या हो जाएगा? यस. RNOR. R का डिग्री तो आपका कोई छीन नहीं सकता. R का डिग्री तो आपको मिल चुका है क्योंकि R का डिग्री आपको कब मिलता है? इस के लिए आपने 182 डेज और मोर क्रॉस करने के बाद, नहीं तो 60 प्लस 365 के हिसाब से तो R बन चुके हो आप. अब R का फाइनली आपको सेटल कहां पे होना है? OR लगाने का कि NOR लगाने का, वो चेक करने का. तो OR लगाने के लिए आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और अगर एक हुई एक नहीं हुई तो ये लग जाएगा, दोनों भी नहीं हुई तो ये लग जाएगा. ये तो लग चुका है ऑलरेडी. अब ध्यान दो, एक अगर ब्रॉड अगर लॉजिक अगर आप डेवलप करो तो जो आप बेसिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, बेसिक कंडीशंस हम करंट प्रीवियस ईयर के लिए चेक करते हैं. बेसिक कंडीशन में क्या है? 182 डेज और मोर इन करंट ईयर एंड 60 डेज इन करंट ईयर प्लस 365 इन 4 ईयर्स. ठीक है, 365 इन 4 ईयर्स छोड़ो लेकिन 16 करंट ईयर तो चेक करना ही पड़ता है. मतलब बेसिक कंडीशंस कभी भी करंट प्रीवियस ईयर के डेज के लिए चेक की जाती है. एंड एडिशनल कंडीशंस में दोनों तरफ देखो, R in 2 years out of 10 years immediately preceding current year and 730 days or more in 7 years immediately preceding current previous year. तो ये क्या हो रहा? immediately preceding, दोनों केस में immediately preceding हो रहा है. मतलब एडिशनल कंडीशंस आपको चेक करना है फॉर द ईयर एक्सक्लूडिंग करंट प्रीवियस ईयर. पिछले 10 सालों में 2 बार R, पिछले 7 सालों में 730 डेज. तो एडिशनल कंडीशंस हम चेक करते हैं फॉर द ईयर एक्सक्लूडिंग करंट प्रीवियस ईयर और बेसिक कंडीशन जब चेक करते तो वो करंट प्रीवियस ईयर के डेज कंसीडर करके होती है. तो बेसिक कंडीशंस में करंट प्रीवियस ईयर के डेज चेक किए जाते हैं और एडिशनल कंडीशंस में बोलिए ईयर एक्सक्लूडिंग द करंट प्रीवियस ईयर उसके डेज चेक किए जाते हैं. हालांकि वो सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 प्लस 365 में है पिछले 4 साल के, लेकिन 60 तो है ना, मतलब करंट ईयर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है. तो बेसिक कंडीशंस में करंट ईयर के ऊपर फोकस है और एडिशनल कंडीशंस में ईयर एक्सक्लूडिंग करंट प्रीवियस ईयर उसमें फोकस है. चलेगा? और कुछ नहीं है, एक बेसिक सेटिस्फाई करोगे तो R बन जाओगे, बाद में आप दोनों सेटिस्फाई करोगे एडिशनल तो ROR, नहीं तो फिर आप RNOR हो और एक भी बेसिक सेटिस्फाई नहीं करोगे तो NRO. चलेगा? अब देखो कुछ थंब रूल्स मैं आपको बताता हूं. अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो फर्स्ट टाइम करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर जा रहा है, इसके पहले इंडिया से बाहर वो कभी गया नहीं. इफ एनी पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, इन दैट केस मतलब पिछले सालों में वो कभी भी इंडिया में 365 हर साल, अगर वो फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर जा रहा है, अगर फर्स्ट टाइम वो इंडिया के बाहर जा रहा है तो ऐसे केस में करंट प्रीवियस ईयर में फर्स्ट टाइम जा रहा है तो पिछले सारे सालों में इंडिया में थे. और एडिशनल कंडीशन हम कौन से सालों के लिए चेक करते हैं? यस, पिछले सालों के लिए. तो अगर मैं बोलूं इफ एनी पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, then we can automatically say that he satisfies both the additional conditions. R in 2 out of 10, अब 10 out of 10 हो जाएगा उसका R. 7 13 7 के हर साल में 365 हो,
2 साल में 730 हो जाएंगे. Yes or no? So if any person leaves India for the first time during current previous year, then we can say that he automatically satisfies what? Both the additional conditions. Conversely, if a person is coming to India for the first time in current previous year, if person is coming to India for the first time, इसके पहले वो इंडिया में कभी नहीं आया, अभी चाहे कब? इस ईयर में. तो हम क्या बोलेंगे? इफ अ पर्सन इज कमिंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द करंट प्रीवियस ईयर, देन वी कैन ऑटोमेटिकली से दैट ही डज नॉट सेटिस्फाई either of the base, either of the additional conditions. The person who is coming in India for the first time in current previous year, अगर वो एक बार अगर वो आर बन गया तो ये सर्टन है कि वो आर है, तो फिर आर एनओआर ही रहेगा वो. और अगर कोई आदमी अगर इस बार इस साल में अगर फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया जा रहा है लेकिन फिर भी आर बन के जा रहा है, तो आर एक बार बन गया तो पिछले एडिशनल तो सेटिस्फाई होने वाले हैं, मतलब वो आर ओ आर है. तो ये थंब रूल्स हैं, आपको कैलकुलेशन करते बैठने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखने का एग्जाम में. वो देखने का पहली लाइन में जनरल ऐसे दिया जाता है, मिस्टर एक्स कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, और मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर. तो ये ध्यान में रखो, इफ पर्सन लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम देन ही हैज ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशंस. If person comes to India for the first time during current previous year, then he does not satisfy both the additional conditions. चलेगा? लिख के रखो. Important points. Important points करके हेडिंग दीजिए. And write down. If a person leaves India for the first time, if a person leaves India for the first time during current previous year, if a person leaves India for the first time during current previous year, then we can automatically say ढंग से लिखो, ऑटोमेटिकली क्या लिखा? ऑटोमेटिकली. यस, ऑटोमेटिकली. हाँ, then we can automatically, yes, हाँ, then we can automatically say, इस लोगों को समझने क्या हुआ? इमेजिन मत करो, तुम ऑटोमेटिकली इमेजिन कर रहे क्या? नहीं ना? हाँ, then we can automatically say that he satisfies both the additional conditions. Full setup, full stop. Then we can automatically say that he satisfies both the additional conditions. Full stop. Number 2. Pardon? If he's living for the first time, when is he living, that is more important. If he is living in, let us say, in the month of October, अगर अक्टूबर में जा रहा है इंडिया से बाहर, तो 60 हो गया ना उसका, 182 भी हो सकता है, तो रेसिडेंट बन गया. तो रेसिडेंट बनने के बाद वो चेक करने का ना आपको. आई एम नॉट सेइंग दैट यू चेक डायरेक्टली एडिशनल कंडीशंस, यू हैव टू चेक द बेसिक कंडीशंस. उसके बाद नंबर 2, if any person visits India for the first time, then we can
automatically say, then we can automatically, yes, then we can automatically say that he does not satisfy, that he does not satisfy both the additional conditions, both the additional conditions. Yes. Question number 1. ओए लवासा किधर किधर लिख रहा है? उसका नाम लवासा पता नहीं क्या? उसका नाम हम लोगों ने क्लास में लवासा रखा है। अच्छा नाम है ना? हाँ? तीन दिन क्लास में एब्सेंट था कॉस्टिंग के, तो मैंने पूछा कहाँ गया था, तो बोले फ्रेंड का बर्थडे था, लवासा गया था। तो लवासा और हुई 3 दिन। तब से सब लोगों ने इसका नाम लवासा रख दिया। अब इसको प्रेशर पॉइंट में लवासा के अलावा कोई मतलब दूसरे नाम से पहचानता नहीं। ओरिजिनल नाम क्या है तेरे, तुझ भूल गया क्या? वेरी गुड। हाँ, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अरे उधर ही चना क्लास के नोट्स अभी, अभी हर क्वेश्चन में लिख के नहीं दूंगा। बेसिक चैप्टर में मेरे को वो लेवल कंप्लीट करने का दाब लूंगा। वो शीट्स दिए ना मैंने, पेज नंबर 13, 1-3 प्रैक्टिकल। हाँ बोलिए। अरे शीट्स है कि इसके पास एक्स्ट्रा? दे रहे दे रहे। कितने लोग बाकी है बोलिए? घर पे लेके मत जा बस। हाँ, वो आ रही पीछे से। डाउट है? ओके ओके, मेरे को लगा शीट पूछ रही है आप। ओए गाँव वालों शांत बैठो। अगर कोई तो आर ऑन आर हो जाएगा ना, वही क्वेश्चन है वो। फर्स्ट क्वेश्चन आर एन और हो जाएगा ना, बराबर ना? क्या हो जाएगा वो? आर एन आर हो जाएगा ना? हाँ, ये कुछ होगा इसने उसका। ये रुको रे, शांत बैठो। हाँ, उसका क्या होगा मतलब? रेसिडेंशियल स्टेटस राइट, आर एन आर होगा ना वो। डोंट वरी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है वो। यस, हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बात करते हैं। विल कम बैक टू यू। हाँ, इधर ध्यान दो। लास्ट बेंच, चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका ही क्वेश्चन जो है ना, हमने वो क्वेरी वाला वो यहाँ पे लिया है। सैम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट टाइम कौन ट्राई करो? सैम केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, चलेगा? फर्स्ट टाइम का अंडरलाइन करो। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 14-15, इस साल में फर्स्ट टाइम आया हो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज। करंट प्रीवियस ईयर में, इस 14-15 ईयर में वो इंडिया में 50 डेज के लिए, तो वो कोई 182 डेज सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 60 डेज,
पिछला छोड़ दो, 60 भी नहीं, तो देयरफॉर ही इज एनआर। एक काम करो, शाइनिंग मत मारो, उधर ही लिख दो 50 डेज के नीचे एनआर, 50 डेज के नीचे एनआर। यस, अब देखो 183 डेज, ये 183 डेज सेटिस्फाई किया तो 182 हो गया क्या? यस, देयरफॉर ही इज आर, एंड एज ही हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं करता। तो बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट एडिशनल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर आर बट एनओआर, तो आर एनओआर हो गया। और उसके बाद 152 डेज, 152 में 60 हो गया क्या? यस, लेकिन इसके पहले इंडिया में कभी है क्या वो? नहीं है, तो 182 तो नहीं हो रहा है, 182 नहीं हो रहा है, लेकिन 60 हो रहा है क्या? यस, लेकिन 365 हो रहा है क्या? नहीं, तो इसलिए बोथ द बेसिक कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, एनआर। समझ गया क्या आपको? क्वेश्चन अच्छी है। आइए, हंस लो, अभी क्या करते? आधे टाइम तो हंसने के लिए चाहते तुम लोग क्लास में, अभी तो चैप्टर चालू भी नहीं हुए, आगे आगे बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, एंडी अ ब्रिटिश नेशनल comes to India for the first time during previous year 2010-2011. हाँ। अरे पढ़ाने दो रे गाँव वालों। कौन से साल में इंडिया में आया? कुछ प्रॉब्लम नहीं, हंसते रहो तुम लोग, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्सेंट्रेट भी करो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। अभी ये समझा है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट जब सिखाता तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान देते जाओ, बाद में क्वेश्चन के टाइम कोई टेंशन नहीं है, आराम से एक आंख बंद रखो, एक आंख चालू रखो बस। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10-11, 11-12, 12-13 and 13-14 and 14-15 he was in India for 55 days, 60 days, 80 days, 160 days and 70 days respectively. Determine his residential status for the assessment year 15-16. assessment year 15-16 का मतलब previous year 14-15। अब ध्यान दो कैसे करने का, शान बैठो, ले लो डिटर्मिनेशन ऑफ, कौन एनआर? लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ, प्लीज, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, determination of residential status of Mr. Andy, determination of residential status of Mr. Andy for previous year 14-15, for previous year 14-15 चलेगा? ध्यान दीजिए अभी, determination of residential status of Mr. Andy for previous year 14-15, ready? कॉन्सेप्ट नाउ देखो, आपको कभी भी इस टाइप का एक टेबल बनाना है तो आपके सामने आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रीवियस ईयर और डेज, वो इंडिया में कब आया फॉर द फर्स्ट टाइम? 10-11, सो 2010-11, उसके 11-12, 12-13, 13-14 एंड 14-15, ये आपके नंबर ऑफ डेज है। इसके हिसाब से डेज जो दिए हुए हैं, कितने डेज हैं? 55 डेज, 60 डेज, 80 डेज, 160 डेज और 70 डेज। टेबल बनाओ। ये जो डेज हैं वो लिख लो फटाफट।
हो गया कंप्लीट। अब चेक करो, पहले हम चेक करते हैं फाइनल रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, और बाद में फिर मैं आपको बोलता हूँ स्टैंडर्ड आंसर किस तरह से लिखना है। 70 डेज, 182 डेज और मोर होता है क्या? नहीं होता है। 182 डेज और मोर नहीं होता है, तो फिर 60 डेज ठीक है। 60 डेज प्लस 365 डेज, 1 2 3 4, ये तीनों साल के, चारों साल के मिला कितने होते हैं? मतलब 60 हो रहा है प्लस 365 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सो he is not satisfying the first basic condition as he is not in India for a period of 182 days or more. Also, he is not satisfying 60 plus 365 days combination. As Mr. Andy does not satisfy both the basic conditions, yes, he is non-resident for previous year 14-15. चलेगा? लिख दो। आंसर लिखना किस तरह से मैं बोलता हूँ। गिव रीडिंग। बेसिक कंडीशंस, ये डब्बे के नीचे लिख दो। बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस डैश सेक्शन 6(1) डैश सेक्शन 6(1) डैश सेक्शन 6(1) लिखा, उसके नीचे लिख दो ए। ए के बाद लिख दो उसके नीचे, मतलब उसके सामने। अब देखो किस तरह से आपको आपका जो इस एग्जाम्पल का डेटा और प्रोविजन, ये दोनों भी कंबाइन किस तरह से करने का, लिख दीजिए। एज मिस्टर एंडी इज इन इंडिया, एज मिस्टर एंडी इज इन इंडिया, एज मिस्टर एंडी इज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 days, फॉर लेस देन 182 days, ब्रैकेट में लिख दो कितने डेज है, लिख दो 70 days। एज मिस्टर एंडी इज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 days, लिख दिया ना, ब्रैकेट में 70 days इन करंट प्रीवियस ईयर, इन करंट प्रीवियस ईयर, comma he does not satisfy, comma he does not satisfy first basic condition, he does not satisfy first basic condition। हो गया। उसके बाद बी, as Mr. Andy is in India, as Mr. Andy is in India for 60 days or more, as Mr. Andy is in India for 60 days or more, ब्रैकेट में लिख दो 70 days, bracket closed, in current previous year, in current previous year, and less than 365 days, and less than 365 days, ब्रैकेट में लिख दो 355 days, ब्रैकेट में लिख दो 355 डेज। मतलब वो जो प्रोविजन क्या बोलती है 365, हमारा कितना है 350, वो उधर दिखना चाहिए। ब्रैकेट में लिख दो 355 डेज इन 4 years immediately preceding, in 4 years immediately preceding the current previous year, immediately preceding the current previous year, therefore he does not satisfy second basic condition, therefore he does not satisfy second basic condition। therefore it does not satisfy second basic condition, लिख दिया। नीचे लिख दो कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन। हाँ, क्या लिख दिया, कंक्लूजन लिख दो। एज मिस्टर एंडी डज नॉट सेटिस्फाई, मिस्टर एंडी डज नॉट सेटिस्फाई
both the basic conditions of section 6(1), both the basic conditions of section 6(1), comma, he is non-resident for previous year 14-15. He is not resident for previous year 14-15. Full stop. चलेगा? आइए क्वेश्चन नंबर 4. अब ध्यान दो, यहाँ पे डेज दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया था वहां पे डेज दिए हुए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, डेज नहीं दिए जाएंगे, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. देखिए किस तरह से. मिस्टर जॉन, अ ब्रिटिश नेशनल, joined XYZ Company Limited as an engineer in India on 1st May 2004. अब ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, वो इंडिया में कब आया? 1st May 2004 को आया. यस. अब आने के बाद आपको जाने का डेट ढूंढने का है, और गया तो फिर वापस आने का डेट ढूंढने का है. एक बार आए तो वापस जाने का डेट ढूंढने का है. वो ऐसे रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा इन सेवरल ईयर्स, और उसके हिसाब से अलग अलग साल में उसके अलग अलग डेज आपको काउंट करना है. एक बार आने के बाद वापस वापस आएगा नहीं हो. आने के बाद अभी जाने का ही एरो होना चाहिए आपका. मेरा पता चले आ रहा है हो, पहले भी आया वापस आया, गया कब था फिर. समझा क्या? कुछ लोगों को समझने में क्या बोला अभी. Mr. John, a British national, joined XYZ Limited as an engineer on 1st May 2004. On 31st December 2005, he went to Sri Lanka. कब गया वो? ध्यान दो, 31st December 2005. अब ये समझिए, ये 1st मई को आया और दिसंबर इस साल नहीं गया है. ये 2004 दिसंबर में नहीं गया, मई के बाद. ये कब गया? दिसंबर 2005. मतलब ये देखो 1/5/2004, मतलब कौन सा साल? 4/5. ये 4/5 और इधर 5/6 चालू हुआ मार्च के बाद, और फिर बाद में दिसंबर में गया है वो. 2 साल में है वो यहाँ पे. इस साल मई में आया, इस साल दिसंबर में गया ही नहीं, अगले साल दिसंबर में गया. गेटिंग इट? उसके बाद अब जाने के बाद वो क्या करेगा? आएगा. On 1st April 2010, he came back to India and left for Sri Lanka on 31st May 2010. 1st April 2010 वापस आया, और कब गया? 31st May 31st May 2010 को गया. चलेगा. And he returned to India and joined his post on 1st July. He returned to India कब? 1st July 2014. और अब ये आने का डेट दिया, इसके बाद जाने का डेट नहीं दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया. मतलब गया ही नहीं हो, इधर ही हो. किधर? इधर ही इंडिया में. अब ध्यान दो, आपको ये जब पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब जब डेज कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, तो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये पहले प्लॉट करने का, कब आया कब गया कब आया कब गया. तो फिर आपको समझता है 2004 में आया था, और तब से आपको 2014 तक डेटा दिया है. मतलब 2004 मतलब कौन सा साल है? 4/5. और ये क्या है? 14-15. मतलब इतने सारे सालों में आपके डेज है. मतलब मैं अगर आपको प्रीवियस ईयर बोलूं और यहाँ पे डेज बोलूं, तो स्टार्टिंग कहां से हुआ? 4/5. उसके बाद आएगा 5/6, 6/7. चालू हो जाओ तुम लोग, मैं लिखता हूं.
ये लवा सा लिखना फास्ट। और ईयर्स लिख दिया। ध्यान दो भी। यस ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ में 2004, 2004 5 में आया फर्स्ट मई को, तो फर्स्ट मई फर्स्ट डे पकड़ने का मई महीने का। और उसके बाद 31 मार्च यहाँ पे आता है, देखिए 31 मार्च 2005, मतलब ये 4-5। और उसके बाद 1 अप्रैल 2005 के बाद ये नया साल चालू होता है, ये 5-6, मतलब ये 4-5 में आया और 5-6 में गया है। ध्यान दो, अप्रैल मई में आने के बाद इधर दिसंबर में नहीं गया, इधर भी एक दिसंबर जा चुका है। दिसंबर 2004 में नहीं गया, दिसंबर 2005 में गया, तो मतलब इस साल आया, ये मार्च भी आया बीच में, और अगले साल दिसंबर में गया। तो इस साल मार्च तक और अगले साल 1 अप्रैल टू दिसंबर तक इतना उसका नंबर ऑफ डेज काउंट किया जाएगा। तो देखिए अभी आपको 1 मई 2004 टू 31 मार्च 2005 तब तक डेज काउंट करो। 335, देखो लीप ईयर है क्या 2005, इधर फरवरी 2005 लीप ईयर, लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, नहीं है। 2004 है, 2008 है, 2000, मतलब लीप ईयर कौन कौन से साल है, 2000 है, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, यस, उसके बाद 20 एंड सो ऑन। अब ध्यान दो, हर साल, हर 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है, मतलब फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो वो भी आपको कभी ध्यान में रखना पड़ सकता है। अब ध्यान दो, जब मैं 2005 के बारे में बात कर रहा हूँ, फरवरी 2005, तो लीप ईयर नहीं है, 2004 के बाद डायरेक्ट 2008 में आने वाला है। अब देखो यहाँ पे काउंट कैसे करने का, 1 मई मतलब कैसे, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर एक्सेट्रा, मार्च तक काउंट करो, फरवरी के 28 लेके। लेकिन एक काम करो ना, पूरा साल का 365 पता है आपको, मई से मार्च तक लेने वाले हो, मतलब छोड़ क्या रहे हो, कई को दो, एक महीना, सिर्फ अप्रैल छोड़ रहे हो ना, 1 मई से काउंट कर रहे हो, सिर्फ अप्रैल छोड़ रहे हो, तो अप्रैल मई टू लेट से मार्च तक लेने से अच्छा है कि पूरा आप 365 में से अप्रैल का माइनस करो, आपको मिल जाएगा वो। तो 365 में से अप्रैल का 30 माइनस किया, तो इट इज 335, यस। उसके बाद इधर अप्रैल टू दिसंबर है, तो अप्रैल टू दिसंबर आप अप्रैल टू दिसंबर काउंट कर सकते हो, अप्रैल का 30, मई का कुछ 31, दिसंबर दिसंबर तक जो भी है। नहीं तो आप एक काम करो, 365 में से वो मार्च फरवरी और जनवरी का माइनस करो, 275। थोड़ा स्लो चलते, जो लोग समझ नहीं रहे तो ध्यान दो अच्छी तरह से। कहां से चल रहे हैं, 1 मई टू 31 मार्च, ये तो समझे कि अप्रैल छोड़ा है, बाकी पूरा मई टू मार्च लिया हुआ है, इसलिए 365 में से 30 दिन माइनस कर दिया, बराबर इस पीरियड का 335 डेज आ गया। यहाँ पे देखो अभी 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, एक काम करो, 365 में से आगे के जनवरी फरवरी मार्च माइनस करो, जनवरी 31, फरवरी 28 एंड मार्च 31, वो माइनस कर दो, आपको ये मिल जाएगा 275। अदरवाइज अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 एंड दिसंबर के 31। ये समझता है कि तुम लोग को कौन से महीने में 30 दिन रहते हैं, कौन से महीने में 31, यस चलेगा। अब ध्यान दो, ये 275, अब देखिए वो कब आया, 2010 में आया, 2010 अप्रैल में, इधर 1 अप्रैल 2010 में, तो अप्रैल में आया यहाँ पे, 1 अप्रैल 2010 में आया और 31 मई 2010 में चला गया, मतलब कितने दिनों के लिए, 10-11 में 61, यस। और उसके बाद 1/7/2014 को आया, 1/7/2014 को, मतलब 14-15 में आया वो, लेकिन कब आया, 1 जुलाई को आया, तो जुलाई से आगे मार्च तक इधर ही हो। तो एक काम करो, 365 का एलसीपी लो, और अप्रैल के 30, मई के 31
एंड जून के 30 माइनस करो, मतलब टोटल माइनस कितना करना है 91, तो कितना रहेगा 274, यस। एंड रेस्ट ऑफ द ईयर्स में वो 0 डेज इंडिया में है। इधर एक बार गया, बाद में 2010 में जाए ना, तो इधर कभी था नहीं वो इंडिया में, और एक बार गया तो बाद में इधर ही जाए तो इधर भी कुछ था नहीं, यस। ये नंबर ऑफ डेज उसके प्लॉट होनी चाहिए आपके ईयर्स के हिसाब से। समझ रहे हो क्या कैसे आया, यस। कब आया वो असेसी वो देखने का आपको। अब चेक करते हैं इसका रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ वी आर हैविंग द डेज विद अस, नाउ विल बी कैलकुलेटिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। ध्यान दो, पहले ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। 182 days or more, yes or no? So he is satisfying first basic condition, therefore he is R, yes। बाद में immediately additional conditions, additional conditions में R in 2 out of 10। अब R in 2 out of 10, यहाँ पे तो 182 भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो छोड़ो। इधर 60 है क्या, यस। पिछले 4 साल में 365 है क्या, नहीं है, तो ये सब कुछ NR है। 60 हो रहा है लेकिन इधर 4 साल में 365 नहीं है, लेकिन इधर है क्या, इधर 182 हो रहा है क्या, यस। तो इधर R है और इधर भी क्या है, R। मतलब ही सेटिस्फाइंग फर्स्ट एडिशनल कंडीशन आउट ऑफ 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स ही इज आर इन एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो अगर 10 में से किसी 2 साल में अगर आर है तो वेल एंड गुड, तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। 730 डेज और मोर इन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स मतलब ये 3 छोड़ो, यहाँ पे होता है कि 730 नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट एडिशनल इज सेटिस्फाइड, सेकंड एडिशनल इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर आर एन ओ आर। चलेगा। पूरा क्वेश्चन आंसर लिखने का देखिए किस तरह से, राइट डाउन। बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6(1), बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6(1), बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6(1), यस। लिख दो सेक्शन 6(1) में नीचे ए लिख दो। कौन है एसएससी? As Mr. John is in India, as Mr. John is in India, as Mr. John is in India for कितने दिनों के लिए? As Mr. John is in India for 182 days or more, as Mr. John is in India for 182 days or more, ब्रैकेट में लिख दो 274 डेज, ब्रैकेट में लिख दो 274 डेज in 4 years, in 4 years, sorry, in current year, लिखता हूं ना, in current previous year, as Mr. John is in India for 182 days or more, ब्रैकेट में 274 days in current previous year, comma he satisfies first basic condition, comma he satisfies first basic condition, he satisfies first basic condition। हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद सेकंड बेसिक कंडीशन बी पार्ट चेक करने का क्या नहीं, एक हो गए बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, वेल एंड गुड। चलो डायरेक्टली एडिशनल कंडीशंस डैश सेक्शन 66, एडिशनल कंडीशंस डैश सेक्शन 66, सेक्शन 66। और आ जाओ एडिशनल कंडीशंस में। एडिशनल कंडीशंस में लिख दो ए, as Mr. John is resident in India, as Mr. John is resident in India for at least 2 years, for at least 2 years immediately preceding
वेट फॉर एटलीस्ट 2 years इन, फॉर एटलीस्ट 2 years इन, ऐसे लिख दो, इन 10 years, फॉर एटलीस्ट 2 years इन 10 years immediately preceding, for at least 2 years in 10 years immediately preceding current previous year, for at least 2 years in 10 years immediately preceding current previous year, ब्रैकेट में लिख दो, ये 2 साल लिख दो, ब्रैकेट में दो प्रीवियस ईयर 4-5 एंड प्रीवियस ईयर 5-6, ब्रैकेट में लिख दो प्रीवियस ईयर 4-5 एंड प्रीवियस ईयर 5-6, ब्रैकेट क्लोज्ड, comma he automatically satisfies, comma he automatically satisfies first additional condition. उसके बाद फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, उसके बाद पॉइंट नंबर बी, as Mr. John is in India, as Mr. John is in India for less than 730 days, for less than 730 days, ब्रैकेट में लिख दो, for less than 730 days ब्रैकेट में लिख दो 61 days in 7 years immediately preceding current previous year, immediately preceding current previous year, comma he does not satisfy, comma he does not satisfy second additional condition, comma it does not satisfy second additional condition, full stop, लिख दो नीचे कंक्लूजन, कंक्लूजन, as Mr. John satisfies, as Mr. John satisfies first basic condition, as Mr. John satisfies first basic condition and only one additional condition, and only one additional condition, comma he is resident but not ordinary resident, comma he is resident but not ordinary resident for previous year fourteen 15, for previous year 14-15. Wait, question number 1 is over, question number 2 is over, question number 4 is over, question number 3 is your homework. 3 में डेज कैलकुलेट करके दिए हुए, यू आर सपोज टू राइट डाउन द आंसर इन योर ओन स्टाइल, कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके हिसाब से चलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क. फाइन, एंजॉय, सी यू टुमारो.